लेकिन पुतिन ने एक बड़ा झटका दिया है वेस्ट को और नेटो को। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने जो है वो न्यूक्लियर ड्रोन सबमरीन जो है वो तैयार कर ली है। न्यूक्लियर ड्रोन सबमरीन बनाने वाला दुनिया का इकलौता मुल्क जो है वो रशिया बन गया है। अमेरिका भी ये वेपन बनाने में फेल हुआ है और रशिया ने कामयाबी के साथ ये वेपन बना लिया है। इसके जरिए वो न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं टू एनीवेयर ऑन द प्लेनेट, ठीक है ना, किसी भी कोने में वो इसके जरिए निशाना बना सकते हैं। इससे पहले इसी वीक में आपको याद है कि रशिया ने जो अनलिमिटेड रेंज वाला एक मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है, न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो क्रूज मिसाइल, जो 15 घंटे की फ्लाइट के बाद उसने 14,000 किलोमीटर के टारगेट को जाकर कामयाबी के साथ निशाना बनाया। और अब ये खबर जब वो सामने आ रही है तो ये काफी बड़ा धचका है। और एक और मुल्क है जो ईरान का इत्तेहादी है, रशिया का करीबी इत्तेहादी है, वो भी यही वेपन जो है वो टेस्ट करने के जो वो करीब है। तो बहुत सारे वेपन्स हैं, यानी देखें जो वेस्ट की सुपरियॉरिटी है, अमेरिका की सुपरियॉरिटी है वो वेपन्स के ऊपर है, और वेपन्स में अब रशिया जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो CIA अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रही है रिजीम चेंज के लिए। और जब हम ये कहते हैं कि CIA अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रही है तो ये कितनी बड़ी और कितनी लार्ज स्केल कैपेबिलिटीज है हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। यानी CIA कितनी पावरफुल है, उनके पास कितनी पावर है, उनके पास कितने टूल्स हैं, उनके पास कितने तरीकाकार हैं, और वो क्या कुछ नहीं कर सकते। यानी उनकी ताकत को हम ट्रूली इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पावर उनके पास है। लेकिन वेनेजुएला में फेल हो चुके हैं। पिछले कई सालों से भी वेनेजुएला में इन्होंने वहां पर कू करवाने की कोशिश की है, बहुत कुछ करवाने की कोशिश की है, रिजीम चेंज। बाकायदा CIA के लोग जब वो ट्रंप के पिछले दौर में चले गए थे और वो सबसे भोंडा तरीन आप कह लें कि ऑपरेशन था, आगे से रशियंस ने वो CIA के लोग पकड़कर वेनेजुएला के हवाले कर दिए और वेनेजुएला ने वो जब वो टीवी के ऊपर बिठा दिए गए यहाँ पर प्रेसिडेंट मडोरो को पकड़ने आए थे, किडनैप करने आए थे। तो बहुत सारी कोशिश कर, अब ताजा तरीन, चूंकि अब पूरी जंग वहां पर छिड़ गई है, तो जनाब ताजा तरीन जो रिपोर्ट सामने आई है कि CIA ने प्रेसिडेंट मडोरो के जो पायलट हैं उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर किए और उनको ये कहा कि वो अपनी लॉयल्टी जो है वो बदल दे। और उनको करना क्या होगा, उनको करना ये होगा कि वो प्रेसिडेंट मडोरो का जो प्लेन है उसका रुख अमेरिका की तरफ मोड़ेंगे और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट मडोरो को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर किडनैप कर लिया जाएगा। यानी ऐलानिया भी गिरफ्तारी हो सकती है या किडनैप भी हो सकता है, लेकिन वो रुख जो है वो उधर मोड़ेंगे जिधर उनको CIA बोलेगी, किसी CIA की बेस के ऊपर अमेरिका की तरफ, किधर भी। तो उन्होंने जनाब अपनी लॉयल्टी बेचने से जब इनकार कर दिया, एक बड़ा धचका लगा है। और पिछले 1-1.5 माह के अंदर ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 3 मिलियन, 3 लाख नहीं, 3 मिलियन जो वेनेजुएला के लोग हैं वो वॉलंटरली उस फौज को ज्वाइन कर चुके हैं। यानी जो गोरिल्ला फौज है जिसने अमेरिका के साथ लड़ना है, 3 मिलियन वेनेजुएला के लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो अगर एक फुल स्केल इन्वेजन होती है तो ये अमेरिका के लिए एक कंफर्म वियतनाम जब साबित होगा, ये बात तो अब तय है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मडोरो जो है उनको कू प्रूफ कहा जाता है, यानी उनके खिलाफ बहुत सारी फौजी बगावतें करवाने की कोशिश की गई लेकिन वो सारी फेल हुई, क्योंकि जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा लॉयल है और वो प्रेसिडेंट मडोरो के साथ लॉयल नहीं है, असल में वो वतन के साथ लॉयल है। क्योंकि जो भी अमेरिकन गवर्नमेंट आएगी उनकी मर्जी से आएगी तो ज़ाहिर है वो सारे ऑयल रिसोर्सेज और वेल्थ और वो सारा अमेरिका के हवाले कर देगी। तो असल में तो जो मिलिट्री है वो अपने वतन के साथ और वेनेजुएला के साथ लॉयल है, और चूंकि मडोरो जो है वो एक साम्राज्य के साथ लड़ रहे हैं तो फौज उनके साथ खड़ी है, तो इसलिए उनको कू प्रूफ कहा जाता है। तो अब बहुत सारे टूल्स ये इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा और क्या फुल स्केल इन्वेजन होगी, टारगेटेड हमले होंगे, क्या होगा ये बहरहाल देखना है। लेकिन ये एक बड़ा झटका जब उनको लगा है। और यहां पर ट्रंप जो है वो अपने एशिया के दौरे पर अब साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं और चाइना के सदर के साथ मुलाकात होगी, लेकिन इसमें कुछ भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो होने की तवक्को नहीं है। कुछ आर्जी चीजें जो वो हो सकती हैं, लेकिन असल में तो एक कोल्ड वॉर है जो जिसका आगाज हो चुका है और इसमें ये जो ट्रेड वॉर है इसमें अपर हैंड जो इस वक्त चाइना के पास है। तो हो सकता है चाइना फॉर द टाइम बीइंग कुछ ऐसी कंसेशंस दे दे जिससे ट्रंप कहेगा भाई मैंने बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, लेकिन एक्चुअली जो अमेरिका चाहता है कि रशिया से चाइना पीछे हटे वो कभी भी नहीं होगा। तो ये असल में वो यानी वो चाइना को इसका मतलब सब्जुगेट नहीं कर सके, क्योंकि जो रियल डिमांड है वो तो ये है। तो बाकी अगर चाइना कुछ टाइम के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स खोल देता है तो देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स तो पहले भी जा रहे थे, वो तो जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो रिस्ट्रिक्शंस लगी ना। तो अगर ट्रंप टैरिफ हटा दे और चाइना रिस्ट्रिक्शंस हटा दे तो ट्रंप कहेंगे देखो मैंने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, हालांकि कोई कामयाबी नहीं है क्योंकि ये तो पहले भी जा रहे थे, ये तो ट्रंप के जवाब में उन्होंने एक इकदाम उठाया था। तो देखते हैं कि वहां से क्या डेवलपमेंट जब सामने आएगी। अगर हम गजा से शुरू करें तो अब कोई इसमें डाउट नहीं है कि यहां पर एंडलेस वॉर्स हैं जब तक इजराइल मौजूद है। अब ये जो सीज फायर हुआ है सो कॉल्ड, अब इस बारे में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इजराइल ने अनाउंस किया है कि उसने सीज फायर को रिस्टोर कर दिया है। सो अब ये जो मर्जी कहते रहे, पहले भी डाउट्स थे,
लेकिन अब तो कोई मेरा ख्याल है कि शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि यहां पर एंडलेस वॉर से जब तक इजराइल मौजूद है, ये कोई सीज फायर नहीं है और ना ये कोई जब चलने वाला है। तो जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक पीआर एक्टिविटी थी, वो एक एग्जैजरेटेड पीआर एक्टिविटी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। वहां पर नाज़रीन जो मागा है वो खुलकर इस वक्त अपनी तहरीक आगे बढ़ा रही है। और स्टीव बैनन जो मागा की एक बड़ी पर्सनालिटी है, उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है इसको फिल फॉर हमें तब्दील करना चाहिए। और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है इसने बहुत सारे मजालिम किए हैं और हमें वहां पर रिजीम चेंज करना चाहिए इमीडिएटली, इसमें हमें कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमास ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम इस सूरत हाल को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम मीडिएटर्स को, गारंटर्स को एक बार फिर कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट करें, इजराइल को रोके। और उन्होंने कहा कि अमेरिका यहां पर हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत यहां पर 2 नंबरी कर रहा है। हम गारंटर्स को कहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और इमीडिएटली इजराइल को प्रेशर करें सीज फायर को अबाइड करने के लिए। और अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी पोजीशन बाइस्ड है, ठीक है ना, जानिबदार है इजराइल की तरफ। और यही वो चीज है जो इजराइल को इनकरेज करती है कि वो अपने क्राइम्स और अग्रेशन जारी रखे। तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे जो कुछ इजराइल इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है, टू इंपोज न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड अंडर फायर। तो ये ऐसे नहीं होगा कि वो बमबारी करके हमसे कुछ और मनवा लेंगे और जो वो यहां पर ऑक्यूपेशन को अपना मुस्तकिल करना चाह रहे हैं, तो न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड वो इंपोज करना चाह रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। तो उनका इशारा यह है कि ये नहीं होगा कि मतलब वो बमबारी करते रहेंगे फिर खुद ही सीज फायर अनाउंस कर देंगे, ये नहीं चलेगा। तो हमास ने एक क्लियर मैसेज है वो भेज दिया। उधर मुख्तलिफ मुल्कों के बयान भी आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का बयान आया है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और सीज फायर की अमल दरामद होना चाहिए। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल जब वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, वही जो सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स हैं, तो इजराइल इसको इनकरेजमेंट समझता है। जब वो बॉम्बिंग करता है, जुल्म करता है और उस पर कोई अमली इक़दाम नहीं उठता, तो इजराइल समझता है कि सब उसके साथ है। तो ये स्टेटमेंट्स तो देना मजबूरी है ना, कि लोगों का प्रेशर है तो उनके लिए एक स्टेटमेंट देना मजबूरी है, तो इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेबनान की जो जंग है वो पनप रही है। आप जरा लैंग्वेज चेक करें। एक तो कल वो दौरा हुआ है, यूएस एनवॉय जो गई है। अब जो है वो टॉम बैरक जो यूएस एनवॉय है वो इस वक्त जा रहे हैं। यूएस एम्बेसडर बैरक वॉन्स लेबनान, उन्होंने कहा है कि मैं लास्ट चांस दे रहा हूं लेबनान को। लैंग्वेज आप चेक करें। ये आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड है जिसमें जेनोसाइड हो गई तो कोई मसला नहीं है, जिसमें खुलकर रिजीम चेंजेस की बातें हो रही हैं, जिसमें खुलकर असैसिनेशन की बातें हो रही हैं, जिसमें खुलकर दूसरों के वेल्थ चुराने की बातें हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जरा लैंग्वेज चेक करिए। कहता है कि ये मेरा लास्ट विजिट होगा लेबनान का। ये डिप्लोमेट है और मसाइल को हल करने के लिए आए हुए हैं। ये मेरा लास्ट विजिट होगा लेबनान का और मैं लास्ट चांस देने जा रहा हूं लेबनान को कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। और एक टाइम टेबल हमें बताया कि 2 दिन तक, 10 दिन तक, 2 माह तक एक टाइम टेबल जो हमें बताए, वगरना लेबनान को इजराइल के रहमो करम पर जब छोड़ दिया जाएगा और ऐसा बहुत लंबा अरसा चलेगा, कई साल बस ये इजराइल के रहमो करम पर होगा, विद नो वन केयर अबाउट इट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इजराइल यहां पर क्या कर रहा है। नाइदर इन अमेरिका नॉर इन द रीजन। ये खतरनाक बात है भाई, अमेरिका को तो क्या फर्क पड़ना है, रीजन को भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये रीजन के नुमाइंदे बनकर टॉम बैरक साहब धमकी लगा रहे हैं कि लेबनान में बमबारी होगी, इजराइल जो मर्जी करेगा, रीजन भी लेबनान की मदद को नहीं आएगा। हालांकि पहले भी नहीं आया, तो अब रीजन के नुमाइंदा के तौर पर भी धमकी दे रहे हैं। यानी आप सोचे ना, लेबनान के लोग हजारों शहादतें हुई, अब उनको इस तरह से डराया जा रहा है, इस तरह से धमकाया जा रहा है। और कोई इजराइल को प्रेशर नहीं करेगा कि वो जो मर्जी करना चाहता है वो करे, और वो डिसआर्मामेंट जब वो हिजबुल्लाह की बाय फोर्स करेगा। ये यानी देखें इजराइल है, इजराइल इनका रियल चेहरा है, ठीक है ना। और ये जो ओआईसी वर्ल्ड है ये अपनी पसपाई और जवाल का जो है ना फेस वो इजराइल में देख सकता है। इजराइल और नेतन्याहू इनके लिए मिरर है कि अपने जवाल का जब वो चेहरा उसमें देखें। ये बहुत बड़ी चीज है इजराइल के, ये खुली बदमाशी। सोचिए क्या वो किसी और कौम के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं? चाइना के खिलाफ करें, रशिया के खिलाफ करें, कोई और नेशन ले ले इस प्लेनेट के ऊपर, सिर्फ यहीं पर क्यों? तो चूंकि वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि भाई ये सवाल में ये कुछ कर नहीं सकते, तो इनको जितना रगड़ा जा सकता है इनको रगड़ा जाए। तो बहरहाल ये इनको सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इनके पास ताकत है, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास ताकत नहीं है, ये इजराइल का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, लेकिन बस वो एक पॉलिसी बन चुकी है, अब उससे ये हटने के लिए तैयार नहीं है। ये समझते हैं कि बस इजराइल को हमने तस्लीम कर लिया है और फलस्तीनी कसूरवार है, और हमास क्यों लड़ती है इजराइल से, और हिजबुल्लाह क्यों लड़ती है, ये अपने हथियार क्यों नहीं डालते। तो ये बस एक पॉलिसी बन चुकी है, उससे वो हटने के लिए जब वो तैयार नहीं है। तो अगर ये चाहे तो इजराइल को कहीं ना कहीं ये लगाम डाल सकते हैं, इनके पास वो ताकत है। जरूरी नहीं कि वो फौजों के जरिए जाकर हमला करें, अगर ये दो टोक अमेरिका के साथ भी बात करें तो प्रेशर पड़ सकता है। तो अब प्रेसिडेंट जो है लेबनान के, उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले जो है रुकवाए जाए और लोगों को साउथ में वापस जाने दिया जाए और रीबिल्ड जो है करने दिया जाए। जो कल मुलाकात हुई है, जो गजा पर बॉम्बिंग हुई है, उसके हवाले से इजराइल का मीडिया, अमेरिकन मीडिया
इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहले नेतन्याहू ने अमेरिकन को फोन किया, अमेरिकन को ब्रीफ किया, फिर अमेरिकन ने इजाजत दी तो नेतन्याहू ने हमला किया। यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि कैसे अमेरिकन कंट्रोल किए हुए नेतन्याहू को, कैसे प्रेशराइज किए हुए। ये सब एक सर्कस है, ये सब एक तमाशा है। यानी ये अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ये प्रेशराइज कर रहा है सीज फायर के लिए कि नेतन्याहू ने ब्रीफ किया, क्या ब्रीफ किया, क्या बताया कि किस बुनियाद पर हमला करने की इजाजत दी। और चले इस थ्योरी को मान लेते हैं कि अमेरिकन प्रेशराइज कर रहे हैं, अमेरिकन नहीं चाहते कि सीज फायर टूटे, तो जब वो नेतन्याहू को अलाउ कर रहे हैं एक फॉल्स और झूठा और प्रोपोगेटेड उसका जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ने में और उसको हमला करने में अलाउ कर रहे हैं, नेतन्याहू जो करना चाह रहा है उसको करने दे रहे हैं, तो देखिए नेतन्याहू फिर क्या करेगा। यही तो उसकी खासियत है कि वो सिस्टमेटिकली अगर कहीं अमेरिकन को प्रेशर है भी सही तो उसको वो डिफ्यूज कर देगा। भाई जैसे वो प्रोवोकेशन कर रहा है, कल को हमास ने आगे से अटैक कर दिया तो फिर नेतन्याहू कहेगा देखें अब उन्होंने अटैक कर दिया, अब हम क्या करें। तो जब नेतन्याहू को वो अलाउ करते रहेंगे तो नेतन्याहू सिस्टमेटिकली अगर कोई प्रेशर है भी सही तो उसको वो डिफ्यूज कर देगा। तो असल बात तो यह है कि उसको ये बिठाकर मतलब वो इन पावर है और फिर साथ उसको अलाउ कर रहे हैं, तो ये क्या सर्कस है भाई। तो चूंकि 2 साल में अब देखें अमेरिकन एक और भी तो चीज आते हैं ना, ये पोर्ट्रे करके कि हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो कुछ 2 साल में हुआ है वो अमेरिकन उसके हक में नहीं थे, अमेरिकन गवर्नमेंट उसके हक में नहीं थी, ये इजराइल ने किया जो किया है और अब हम इसको रोक रहे हैं कि काफी कोशिश है वो कर रहे हैं। तो बस ये कैसे ही है और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक रीजन अपनी पॉलिसी को दुरुस्त नहीं करता। ये एंडलेस वॉर अमन तब आएगा जब रीजन अपनी पॉलिसी दुरुस्त करेगा और अनकंडीशनल जो इजराइल के साथ मुआहदे हैं उसमें तब्दीली लेकर आएगा। सो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है क्योंकि उनका फौजी जो है मारा गया तो इसलिए उनको सेल्फ डिफेंस का। वेनेजुएला 3 मिलियन मजीद लोगों ने जंगजू फोर्स को ज्वाइन कर लिया है जब से अमेरिका ने बिल्डअप किया है और अब ये टोटल तादाद है वो 8 मिलियन हो चुकी है, 8 मिलियन टोटल हो चुकी है। और अगस्त से लेकर अभी तक 3 मिलियन, यानी अगस्त में 5 मिलियन थे और अभी ये 8 मिलियन आज हो गए हैं। प्रेसिडेंट मडूरो ने यह बताया है कि 8 मिलियन पीपल ने कंट्री की जो सिविलियन मिलिशिया है उसको ज्वाइन कर लिया है। अगस्त में यह तादाद 4.5 मिलियन थी। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी, अच्छा कुछ ज्यादा आबादी नहीं है, मतलब ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। 28 मिलियन, 3 करोड़ के करीब जो वेनेजुएला की आबादी है, तो उसमें से 8 मिलियन सिविलियंस जो है उन्होंने आकर जब हथियार उठा लिए। तो भरपूर वही वियतनाम वाला मॉडल जब वो तैयारी की जा रही है। जनाब अली CIA ने वेनेजुएला के सदर के जो पायलट है, पर्सनल पायलट, उनको कहा, एसोसिएटेड प्रेस ने आज ये रिपोर्ट दी है। अच्छा 16 महीने तक, 1 साल 4 माह तक CIA, इसका मतलब यह है कि ट्रंप अभी आकर कह रहे हैं कि ये ड्रग्स ये वो, इसका मतलब CIA तो बहुत पुराना काम कर रही है। तो 16 माह से CIA इस पर काम कर रही है कि पर्सनल जो पायलट है उसके साथ सीक्रेट मीटिंग्स हुई, उसको बहुत सारी चीजें जो ऑफर की गई, तो लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी लॉयल्टी बेचने से इनकार किया और प्रेसिडेंट मडूरो के साथ खड़े रहे और यूं ये CIA का ऑपरेशन जो फेल हो गया। बहुत बड़ा धचका है। और मतलब वेनेजुएला के लोग भी फिर देखिए ना कैसे अपने वतन के साथ जब वो खड़े हैं। और वेनेजुएला ने जो ट्रिनिडैड जो साउथ आइलैंड कंट्री है जहां पर अमेरिकन फौज आकर बैठ गई है, उसकी प्राइम मिनिस्टर को पर्सोना नॉन ग्राटा जब डिक्लेयर कर दिया, यानी वो अब वेनेजुएला विजिट नहीं कर सकती। तो इस तरह के इकदाम। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिका कैरेबियन में और पैसिफिक के अंदर नई इन्वेजन करने जा रहा है और बुनियादी मकसद जो है वो ऑयल और वेल्थ ये यहां से निकालना है, ठीक है ना। तो एम्पायर को मुसलसल चलाने के लिए आपको बहुत सारा दुनिया के वसाल लूटने होते हैं, तो वो ये प्रोसेस हो रहा है। अच्छा अब प्यूटन साहब क्या अनाउंस कर रहे हैं। प्यूटन ये कह रहे हैं कि हमने ड्रोन सबमरीन विद न्यूक्लियर इंजन डेवलप कर ली हैं। अच्छा रशिया जो है वो पिछले कई साल से इसके ऊपर काम कर रहा था, आज उन्होंने इसको बाकायदा अनाउंस कर लिया है और यहां से जो है वो ये इंटरकॉन्टिनेंटल है न्यूक्लियर पावर, यानी ये कहीं भी जाकर अपना न्यूक्लियर अटैक्स कर सकते हैं। देखिए ना किस डायरेक्शन में मामला जा रहे हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस, अमेरिका भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अपग्रेड करने के ऊपर डिस्कशन वगैरह कर रहा है। बाइडेन के टाइम में 182 बिलियन डॉलर्स की एक वहां पर डिस्कशन हो रही थी कि 182 बिलियन डॉलर्स मुख्तस किए जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपग्रेड करने के लिए। तो अभी आप देखें रशिया न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर ड्रोन सबमरीन, तो सबको पता है कि अगर इसी डायरेक्शन में मामला चलते रहे, अंडरस्टैंडिंग्स टूटती रही, रशिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जारी रही, तो इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अमेरिकन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको ये बाईपास कर सकता है। लेकिन सारी लड़ाई तो यही है ना कि भाई आप वहां पर दूसरे की टेरिटरी में जाकर जो न्यूक्लियर अटैक है वो करेंगे कैसे, क्या बॉम्बर्स भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन है जो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जब वो बाईपास कर सकता है। अच्छा अमेरिका अभी तक ये नहीं बना सका, ठीक है ना। अच्छा इसकी एक और सलाहियत है ये जो न्यूक्लियर ड्रोन सबमरीन है कि ये जो
नेवल फ्लीट्स हैं और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ना भाई, जंग में तो यही होता है ना उनकी नेवी। अब देखिए रशिया की एक डॉक्ट्राइन है, रशिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, हालांकि इतनी बड़ी पावर है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वाई? वो ये समझते, वो सबमरीन्स बनाने में ज्यादा दिलचस्पी जब रखते हैं। वो ये समझते हैं कि ये इतने बड़े और महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये एक मिसाइल की मार है और सबमरीन से हम मिसाइल लॉन्च करके इनको जब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, यानी वो उनके पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर और पुराना, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाते हैं बल्कि सबमरीन्स बनाते हैं। और अब देखें उन्होंने न्यूक्लियर ड्रोन सबमरीन जब बनाई है तो वो उनकी डॉक्ट्राइन ये है कि ये बड़े बड़े नेवल फ्लीट्स हैं वो ये हमारे एक मिसाइल की जब मार है। अच्छा जी, ट्रंप साहब के साथ क्या हुआ है? ट्रंप साहब जापान गए, बहुत बड़ी डील्स की और कहा कि टोयोटा जो है वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ओवरऑल जापान जो है वो $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। टोयोटा की स्टेटमेंट आई है जो ही वो साउथ कोरिया में लैंड हुए। टोयोटा ने कहा टोयोटा रिजेक्ट्स $10 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट क्लेम इन जापान। टोयोटा ने कहा कि हमने ऐसी कोई कमिटमेंट दी ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए चाइना और जो आसियान है इन्होंने ट्रंप टैरिफ की वजह से एक अपग्रेडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। $770 बिलियन तक अब ये ट्रेड जब लेकर जाएंगे। बड़ी डेवलपमेंट है, यानी चाइना किस तरह खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा है, इफेक्टिव डील्स कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव आसियान पूरा रीजन अब उनके साथ उन्होंने आगे अपनी ट्रेड डील बढ़ा दी है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। आगाह करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।